बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वजीर आला पंजाब ने सीसीपी और लाहौर को बुलाकर बाकायदा शाबाशी दी, बाकायदा थपकी दी। क्यों दी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले थपकी मुलाजा कर लीजिए। गले लगो, वेल डन। आखिर सीसीपीओ का कारनामा क्या था? इसका कारनामा यह था कि इसने वफाक का तबादले का ऑर्डर मानने से इंकार कर दिया। इससे पहले इसने आईजी के मना करने के बावजूद मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया था। क्या मुल्क अब इस तरह चलेगा? और अगर यह इस तरह चलेगा तो फिर यह कितनी देर चलेगा? मैं ये सवाल आपके पास छोड़कर आज के इशू की तरफ आता हूं। किसी भी महजब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजाए याफ्ता मफरूर झूठा जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में, उससे क्या चीज करने कंसल्ट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूँ, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं, जो भी आपको धमकियां दे उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करें, I9 ग्राउंड है जो वहाँ पे करें, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाए। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। यह हफ्ता या फिर एतवार के दिन इसका बाकायदा ऐलान कर देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी धूनी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त बंद हो चुका है, ना कोई शख्स आ सकता है ना कोई शख्स जा सकता है। आप तमाशा देखिए, हम एक तरफ सैलाब में डूबे पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से इमदाद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अंदर इस मुल्क के अंदर कबड्डी कबड्डी चल रही है। यह तमाशा कितनी देर चलेगा? यह हमारा आज का इशू होगा। और आज नैब को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबकी का सामना करना पड़ा। अदालत ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस भी खारिज कर दिया। क्या यह नैब और एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाने वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं? हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन से यूं महसूस होता है कि अगर आप वजीर ना होते या आपकी हुकूमत ना होती तो इंसाफ नहीं मिलना था आपको। बहुत शुक्रिया जावेद चाची साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो आज फैसला हुआ है इसमें बार बार चीफ जस्टिस ने भी कहा कि किसी भी लिहाज से नैब की किसी कानून की तरमीम का ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इस केस को उसी तराजू पे तोल रहा हूँ जिस कानून के तहत आपने ये केस बनाया था। बिल्कुल सही। और तो मैं बार बार सवाल करते रहे जी, और बार बार पूछते रहे। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जिस दिन नैब ने मुझे गिरफ्तार किया था, अगले दिन रिमांड के लिए पेश किया, तो मैंने एहतसाब अदालत से सवाल किया था कि नैब से पूछिए कि मुझे किस इल्जाम में और जुर्म में गिरफ्तार किए, क्या कोई कमीशन, कोई किकबैक, कोई माली बदउनवानी का। तो उस वक्त भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने इतराफ किया था कि इन पे किसी जाती करप्शन का इल्जाम नहीं, कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का एक बेमानी इन्होंने। उस वक्त आप गवर्नमेंट में भी नहीं थे जब ये कॉम्प्लेक्स बना था। जी जी जी, ये 2009 में इसकी मंजूरी हुई थी, जबकि मैं अपोजिशन में था और नारोवाल का उस वक्त चुनाव हो गया था। जब हम 2013 में आए तो ये खंडर की सूरत में था, नामुकम्मल था। तो हमारा जुर्म यह है कि हमने इसको मुकम्मल करने के लिए इकदाम उठाए और जितनी भी इस पे फंड्स का इस्तेमाल हुआ, वो तमाम जो प्रोसेसेस होते हैं हुकूमत के, CDWP की अप्रूवल, पार्लियामेंट से बजट के नतीजे में अप्रूवल, और फिर इसकी एग्जीक्यूशन का इख्तियार हमारे पास नहीं था। ये एक और मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है। तो आज हर लिहाज से चीफ जस्टिस ने जब सवालात किए तो मैं समझता हूं कि जो इमरान न्याजी साहब का बयानिया है,
आज वो कौम के सामने एक्सपोज हुआ है कि इन्होंने चोर डाकू की तस्बीह जो अपने हमायतियों को हमारे खिलाफ पढ़ाई थी। मैं समझता हूं कि आज पीटीआई का कोई भी अगर जी शऊर इंसान है तो उसे समझ लेना चाहिए कि इमरान खान कैसे झूठे मुकदमों के ऊपर, लेकिन सर उनका उनको मौक़िफ़ गुमराह मुख्तलिफ है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अब क्योंकि नैब आपके कंट्रोल में है, उसके वकला आपके कंट्रोल में है, उसके सारे सबूत आपके कंट्रोल में है, तो अब वो जाके वकील, क्योंकि अब मुकदमा नहीं लड़ रहे नैब का, तो इसलिए मरियम साहिबा का कल जो इशू था वो भी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है और आप भी सेटल हो गए आपका। देखिए, अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया। मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि ये जो सवालात आज चीफ जस्टिस ने उठाए हैं, ये वही सवालात हैं कि जो उन्होंने उस वक्त उठाए थे जब उन्होंने मुझे जमानत दी थी, और उस वक्त मैं हुकूमत में नहीं था, उस वक्त मैं वजीर नहीं था, उस वक्त तो हम अपोजिशन में जेल के अंदर पड़े थे। उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने नैब से कहा था कि इस मुकदमे में आप बताएं कि इन पे करप्शन का क्या इल्जाम है, और उस वक्त भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि नैब ने कहा था कि इन पे जाती करप्शन का कोई हमारा इल्जाम नहीं है। तो अगर आज उसी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ने एक्विटल किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत कानून में तरमीम किया आपने नैब के, उसका फायदा उठाया आपने? बिल्कुल नहीं उठाया, बल्कि मेरा ये मौक़िफ़ था इस केस के दौरान कि मेरे केस को पुराने कानून के तराजू पे तोला जाए। और चीफ जस्टिस ने भी जब आज नैब ने जब देखा ना कि इस केस में वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो उनका ये ख्याल था कि हम तरमीम का सहारा लेके इसको विड्रॉ करने की तरफ जाएं ताकि इज्जत बच जाए हमारी। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नए ऑर्डिनेंस को तो देखना भी नहीं चाहता, मैं इसका फैसला उसी कानून के ऊपर करना चाहता हूं कि जिसके ऊपर आपने इसका मुकदमा कायम किया था। ये जो तरमीम है, इसका आपके कुलीग्स बहुत फायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस अब जा रहे हैं कोर्ट में, और वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि तब्दील हो गई है, इसके अंदर कानून तब्दील हो गया, तो उस पर वो इक्वेटल कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? देखिए, नैब के जो कानून के अंदर जितनी तरामीम हुई हैं, ये जरूरी है कि ये समझा जाए और लोगों को बताया जाए कि वो क्या तरामीम हुई हैं। पहली तरमीमें वो हैं कि जो इमरान खान साहब ने खुद एक ऑर्डिनेंस के जरिए की थी, और वो उन तरामीम के फ़ज़ाइल अपनी तकारीर में यूं बताते थे कि ये तरामीम अगर ना हुई तो मुल्क में फैसला साजी नहीं होगी, अफसर काम नहीं करेंगे, सरमायादार पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरी वो तरामीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों में ऑब्जर्वेशन आई थी कि इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें हैं कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून से मुतसादिम है, उन्हें ठीक होना चाहिए। तीसरी वो तरमीम है कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा था कि ये इस्लाम की तालीमात से मुतसादिम है और इसको ठीक होना चाहिए। तो ये तरामीम जो की गई हैं, लेकिन ये ऐसे सब देखिए ना, एक इदारा है नैब जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल, हर इन्वेस्टिगेशन पे जो एक केस बनता है उसके ऊपर आप देख लें कि आपका केस 2019 से चल रहा है, 2018 से चल रहा है, आज 2022 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल पूरा नैब इसके अंदर इन्वॉल्व रहा, और उसमें सारे लोगों को बहुत से तनख्वाहें भी दी गई, कुछ मराद भी दी गई, और कम से कम आपके केस पे कुछ 6-7-8 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा। तो जब इस सारे केसेस को देखें इस तरह, तो ऐसा लगता है कि अरबों रुपए जाया हो रहे हैं। तो नैब को आप एक ही बार बंद क्यों नहीं कर देते, या फिर आप इस तरह करें, ओपन करें इसको बाकायदा? ये देखिए, मैं सबूतों के साथ तौर पे कई लोगों का ये ख्याल है कि नैब को बहैसियत इदारा या तो बंद कर दिया जाए, या ये कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इत्तेसाब के इदारे हैं उनको एम्पावर किया जाए, या इसको ड्रास्टिकली रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि ये नैब का जो इदारा है, ये एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, जिसका मकसद ये था कि जो लोग बामुशर्रफ हों उनको आप बख्श दें, और जो बेमुशर्रफ रहें उनको पकड़ के अंदर कर दें। तो इसी चीज़ को इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया कि जो लोग इनके साथ थोड़ा सा इधर उधर होते थे, आपको पता है जब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही वगैरह से उन्हें थोड़ी शिकायत हुई तो नैब के जरिए उनका केस खोल दिया, फिर वो उनकी तरफ वापस आ गए। तो इस तरह ये करते थे। और हमारी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आपने देखा कि पीटीआई के लोग पकड़े गए, तो 24 घंटों में व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करते हुए आए और ड्रामे करते रहे। तो जिस दिन मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया तो अगले दिन रिमांड के लिए ले जाना था, तो तफ्तीशी अफसर नीचे इंतज़ार कर रहा था, मैं पूरा टाइम लेके तैयार हो रहा था। तो जब मैं नीचे आया तो टाई सूट लगा के तैयार होकर आया, तो मुझे कहता, सर हमने तो आपका रिमांड लेना है और आप तो बड़े टिशन बिशन के साथ आए हैं। मैंने कहा, भी हमारे पंजाब में लोग कहते हैं कि जब शरीकों के जाना होता है ना तो सज बज के जाते हैं, लेकिन जो सलूक शहबाज गिल साहब के साथ हो वो आपके साथ नहीं होगा। आपको बड़े एहतराम से गिरफ्तार किया गया, गो गलत था, नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन जो उनके साथ हुआ, सर आपकी तो गाड़ी का शीशा भी नहीं तोड़ा गया और आपको 4-5 घंटे गायब भी नहीं रखा गया। मेरी गुजारिश ये है कि बताए ना कि वही शहबाज गिल साहब जब कमरे में जाते हैं अदालत से तो ठीक हो जाते हैं,
नॉर्मल हो जाते हैं, तो नाटक ही था ना। और जब उनकी आपका ख्याल है CCTV 24 घंटे रोना चाहिए बंदे को? नहीं, ज़ाहिर है, जब तकलीफ होगी वो उसको तो अगर होएगा। आपकी इतनी सांस उखड़ी हो तो वो को 2-4 घंटे तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अदालत से कमरे में जाएं तो बिल्कुल खुशबाश हो जाएं। और फिर जो CCTV की फुटेज आई, बड़े इज्जत के साथ उन्हें जो दुहाइयां दी गई, ड्रामे किए गए, ड्राइवर ने कपड़े फाड़ लिए, लाल रंग लगा के पट्टियां बांध ली, तो पता ये चला कि ना ड्राइवर को किसी ने हाथ लगाया, ना शहबाज गिल साहब को हाथ लगाया, उन्हें उठा के वो गाड़ी में बिठा के साथ ले लेकिन गए। anyway, तो ऐसा इस किस्म के नाटक हमने नहीं किए, इसलिए कि हमें पता था कि हम जिस जिद्दोजहद में हैं ये झूठे मुकदमे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इमरान न्याजी का सूरज सवा नेज़े पे था, एक दफ़ा नहीं दर्जनों मैंने शहजाद अकबर को और इमरान न्याजी को मुखातिब करके कहा कि मैंने 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट कराई है, 32 पैसे की करप्शन साबित करो, मैं कौम का मुजरिम हूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। कुछ नहीं साबित। अच्छा, वैसे जाहिर है आपके साथ ज्यादती हुई और आज तो जाहिर है अदालत ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, आपका रेफरेंस ही खारिज कर दिया, तो आपको चाहिए नहीं शहजाद अकबर साहब के खिलाफ केस कर दें या इमरान खान साहब के खिलाफ? जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल डैमेजेस क्लेम करूंगा इमरान खान साहब से भी, चेयरमैन नैब से भी, जिनकी बुनियाद पे जिनको ब्लैकमेल करते थे इमरान खान, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बात जस्टिस जावेद इकबाल साहब। और मैं आपको बताऊं पर्सनल, देखिए ट्रेजेडीज होती आप है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी केस बिल्कुल मैं करूंगा, इसलिए कि और शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी करें, सारे लोग जो उसमें, और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जी जी। और यही नहीं बल्कि वो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो मंसूबा इन्होंने तबाह किया है, 4 साल उसको भूत बंगला बना दिया। अब उसे मुकम्मल करने के लिए जहां 40 करोड़ दरकार थे, अब पता नहीं कितने फालतू करोड़ और चाहिए होंगे। जितनी इजाफी लागत आएगी वो इमरान खान और नैब से रिकवर करेंगे। क्यों कौम इनकी करेंगे जी इंशाल्लाह, क्यों कौम इनकी इस नाअहली की कीमत अदा करे कि ये इंतकामी सियासत करें, ये मजे से अपने मुखालफिन के। अच्छा, और देखिए कितना बीमार ज़हन इंसान था, हमें जेलों में डाल के ये IB के जरिए कैमरे लगा के देखता था कि हम किस हालत में बैठे हैं। और ये जस्टिस जावेद इकबाल की बात कर रहे हैं? इमरान खान की बात कर रहा हूं, यानी इमरान खान साहब ने इमरान खान IB के जरिए कैमरे लगाए थे आपके लोगों जेलों में। ये मॉनिटर करता था कि मैं, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, हम सब किस हालत में रह रहे हैं, और हमारी तकलीफ से ये खुश होता था। यानी कि ही इज अ सिक मैन। नहीं, आपको कैसे पता चला कि IB ने कैमरे लगाए हैं वहां पे और आपको देखा जा रहा है और इमरान खान साहब देखिए पता था, और जो लोग ये काम करते थे वो हमें भी बताते थे कि जी हम मजबूर हैं, ये हमें ड्यूटी लगी है। तो आप लोगों के सेल के अंदर लगे हुए थे क्या? जी जी बिल्कुल। और उसका जो मॉनिटर था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था? प्राइम मिनिस्टर देखता था रोज? जी बिल्कुल रोज। और अगर किसी जगह वायलेशन नजर आती तो समझते थे कि आपको पराठा मिल रहा है या आप उसका मकसद, स्लीपर्स के बजाय आपने जूते पहने हुए और टांगे सीधी की हुई, तो आपको आके बुला के पूछा जाता था आपसे? इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जेल की इंतजामिया को भी बहुत एक डरा के रखें कि अगर आपने इनके साथ कोई सहूलत दी या नरमी की तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो इंतजामिया को भी टेरराइज करते थे और हमें भी तकलीफ दे के एक ज़हनी आसूदगी हासिल करते थे। जो शख्स इस कदर बीमार जहन का हो, मुझे बताएं वो मुल्क क्या बनाएगा? 4 साल इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है। आप मुझे जावेद चौधरी साहब लें जी, आपसे मैं पूछता हूँ, कराची से पेशावर तक कोई एक मनसूबा बता दें कि जो इमरान खान ने 4 साल में कंसीव किया और मुकम्मल किया। आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं आपको दर्जनों गिनाऊंगा जो हमने बनाया है। देखिए ऐसा मेरे लिए आप बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं। सवाल का जवाब, और मैं सवाल का जवाब देने लगा ना आपको। आपकी ये बात मार्च तक ठीक लगती है, लेकिन जब से आप गवर्नमेंट में आया ना जी, और जो तबाही इस वक्त हुई है, ऐसा साहब मसला ये है, अब आपके पास जवाब कोई नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया था। ये जो अब कर रहे हैं इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। देखिए नहीं, आप अगर ये बात करें ना तो मैं आपके लिए ये बात नाकाबिले माफ़ी समझता हूँ। अगर एक आम आदमी करे जिसको हालात का नहीं पता तो वो तो चले काबिले माफ़ी है। सवाल ये है कि ये IMF का मुआहदा जिस पर हमें अमल दरामद करना पड़ा ताकि पाकिस्तान श्रीलंका ना बने, इस मुआहदे पे दस्तखत किसने किए थे? इन शराइत पर IMF को छोड़ दें, सुन लीजिए ना, पेट्रोल पे है ना मेरी जान, अब बात सुन, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। मेरी बात सुन लेना आप। पहली बात यह है कि ये IMF की शराइत जो है ये किसने तय की? उसमें क्या लिखा है कि आप पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करेंगे। अच्छा, जो आपका ऑयल प्राइस फिक्सेशन फार्मूला है उसके तहत जो प्राइस फिक्स होती है वो 2 महीने पहले जो LCs खुलती हैं उनके ऊपर होती है। आज अगर पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत गिरेगी
तो आप नकद जाके कैश पे तो नहीं सौदे कर रहे ना। ये आप एलसी आज खोलेंगे, 2 महीने के बाद आप उसकी माल आएगा, 2 महीने पहले करते हैं। तो लिहाजा 2 महीने का लैग होता है इसमें। कुकिंग ऑयल का क्या है सर? कुकिंग ऑयल भी दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ पे महंगा हो रहा है। डॉलर क्या है सर? डॉलर उसके लिए फ्लक्चुएशन देखते हैं, 25 रुपया 2 दिन में बढ़ गया। अब ये आपका काम है कि आप जैसे जो दानिशवर है कौम को एजुकेट करें। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त जितना बड़ा शॉक लगा है, बजाय इसके कि हम लोगों को ज़हनी तौर पे कंफ्यूज करें, हमारा तो फर्ज है उनकी रहनुमाई करें। 30 अरब डॉलर का शॉक है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह के गए हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज यूएन असेंबली के अंदर फ्रांस के सदर से लेके अमेरिका के सदर से लेके हर कोई पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। हम अपने मुल्क में अगर लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं कि इतना बड़ा आपको हादसा हो जाए और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, देखिए सुन लीजिए ना, एक पाम ऑयल 1600 रुपए, $1600 था, $800 पे हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ये यहाँ महंगा हो रहा है सर। देखिए और फिर डॉलर बात सुन लेना, 220 पे आया, आप एक माशाल्लाह 245 पे कैसे चला? सब सुन लेना, बात यह कि ये ओवर द काउंटर सौदे नहीं होते। आज अगर डॉलर के मुकाबले जिसकी इंपोर्ट प्राइस गिर रही है, तो जो आज एलसी वो खोलेंगे उसकी सप्लाई 2 महीने बाद आएगी। आज जो मार्केट के अंदर पाम ऑयल है, ये वो है कि जो 2 महीने 4 महीने पहले एलसी खोल के लेकर आए हैं, तो वो आपको उसी कीमत पे बेचेंगे ना जो उनकी 4 महीने पहले डॉलर पे आया ना सर। हाँ। 200 रुपए 220 रुपए पे आया ना, तो 245 पे आज नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पहली बात यह है कि जब आपकी लोगों को मार्केट आपको देखती है ना, आपकी मईशत की सूरत हाल क्या है, जब वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि आपको ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव आएगा जिससे आपकी कॉटन की क्रॉप तबाह हुई है, आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप अगर दुनिया की तमाम करेंसीज देखें, इस वक्त डॉलर अमेरिका का जो करेंसी है वो यूरोप की हर करेंसी के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले में अप्रिशिएट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, दुनिया की हर करेंसी इस वक्त यूरोप के मुकाबले में गिर रही है, अमेरिका के मुकाबले में गिर रही है। एक आपका ग्लोबल डिप्रिसिएशन है जो करेंसी में हो रहा है, दूसरा आपके ऊपर ये एक उफ्ताद आ गई। लेकिन अब इसमें सिल्वर लाइनिंग यह है कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी जिस तरीके से पाकिस्तान के इस मुकदमे को जो हमने उन्हें कामयाबी से समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हमें ये उफ्ताद गिरी है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, डेवलप्ड वर्ल्ड का। और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट असिस्टेंस आएगी रिहेबिलिटेशन के लिए, जब उससे डॉलर इनफ्लो आएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बेहतर होंगे, तो फिर डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए सर, ये इस वक्त जो पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगे हुए हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं, 30,000 पुलिस एहलकार आपने बुलवा लिए हैं, 3,000 आपके पास FC एहलकार इस वक्त पहुंच चुके हैं, और ऐसे महसूस होता है कि अभी, और ये भी ध्यान में रखें कि इमरान खान साहब ने अभी कॉल नहीं दी, उन्होंने हफ्ता या इतवार को कॉल देनी है, और कॉल से पहले जो आपने सब लोगों को बुलवा लिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आप कल इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए पहले से आपने बंदोबस्त कर लिया। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मेरी कुछ जाती राय पूछे तो इमरान खान साहब को बहुत पहले ही अंदर कर देना चाहिए था जो इसकी हरकतें हैं। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में इमरान खान साहब एक फॉरेन एजेंडे को इस मुल्क में परवान चढ़ा रहे हैं, और वो एजेंडा ये है कि मुल्क के अंदर क्याओस पैदा करो, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करो, और मुल्क के हर इदारे से अवाम का एतमाद मुतजलजल करो। आप बताइए कि इन्होंने इससे पहले अदलिया को बदनाम किया, इन्होंने इससे पहले पार्लियामेंट की ऐसी तैसी की, इलेक्शन कमीशन की। अब ये कुछ दिनों से हमारे सबसा जो एक इदारा है जो मुल्क की सलामती का इदारा है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप बताएं, आज तक कभी किसी ने यह कहा था कि पाकिस्तान के जनरल्स में मुहिब वतन और गैर मुहिब वतन जनरल्स हैं? आज जो इन्होंने बात की कि शेरों का अगर एक कमांडर जो है वो गीदड़ हो, आप मुझे बताइए कितने, ये ऐसी बात है कि इसके ऊपर तो इन पे गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए। वो इदारा कि जिसका एक सिपाही से लेके एक जनरल तक अपनी जान हथेली पे रख के शहीद होने की तमन्ना रखे। अभी हमारे जनरल सरफराज की जो शहादत है उसका लहू सूखा नहीं है, और आप उस इदारे के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करें और इस तरह का आप इंतशार पैदा करें। ऐसा ये बातें मैंने करनी है, आप गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है, गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करना है, गवर्नमेंट ने केस बनाने हैं। आप गवर्नमेंट जो है वो केस बनाने के बजाय, गिरफ्तार करने के बजाय वो बात कर रही है जो हमें करनी चाहिए थी। तो अच्छी बात है ना कि आपके ज़बान की बात हुकूमत भी कर रही है, हुकूमत
और मीडिया की तो बात फिर गवर्नमेंट खत्म होगी, मीडिया रह गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को अपने अपने शो स्टार्ट करने चाहिए। मुनासिब वक्त के ऊपर इंशाल्लाह इन सब चीजों का मुनासिब हम वक्त भी- कब आएगा? आप देखिए ना, अपनी जो हिकमत अमली है उसको हम मीडिया के ऊपर तो नहीं बताएंगे, आप देख लेंगे। लेकिन मैं एक बात इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, मैं एक बात आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। अगर इमरान खान साहब इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर एनार्की फैलाएंगे, हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करेंगे, तो अगर शहबाज गिल गिरफ्तार हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? और अभी इसके हवाले से मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तानी अवाम देख रही हैं कि इस वक्त 3.25 करोड़ अवाम हमारे बेआसरा हैं, सैलाब जदगान है। अमेरिका के सदर को उनसे हमदर्दी हो रही है, फ्रांस के सदर को हमदर्दी हो रही है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को हमदर्दी हो रही है। लेकिन इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है, वो अपनी नार्सिसिज्म के अंदर, अपनी अनापरस्ती के अंदर इतना जल रहा है कि वो बजाय ये कि उनकी तरफ रुख करे, इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के दरवाजे खुल जाने चाहिए थे सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, और वो इस्लामाबाद चढ़ाई की बातें कर रहे हैं। वैसे मैं ब्रेक लेनी है आसिम साहब, लेकिन आपको इमरान खान को ये दाद देनी पड़ेगी कि वाहिद लीडर है जिसने 14 अरब रुपए जमा किए हैं सर इस वक्त। आप लोग अगर ऐलान करें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 2 करोड़ रुपए भी को देगा, तो बड़ी बात है इस वक्त इमरान खान की। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने लगे हैं? और वो लॉन्ग मार्च अगर करेंगे इस बार, तो अब दाएं बाएं हर तरफ उनकी हुकूमत है, तो आप तैयार हैं, मुकाबला करेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त एक बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं। और अगर आप देखिए पंजाब के अंदर इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो उसे पोलिटिसाइज कर रहे हैं और उसको इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो ऑर्डर ऑफ हायरार्की है उसको तबाह कर रहे हैं। फौज की तरफ एक उनकी लड़ाई है, और अब जो पुलिस हमारी एक और डिसिप्लिन फोर्स है उसको भी जिस तरह वो तबाहकारी कर रहे हैं और पर्सनल लॉयल्टीज को वहां पे बुनियाद बना रहे हैं। आप देखिए आज जो इमेजेस हैं चौधरी परवेज इलाही के, सीसीपीओ लाहौर की तरह से भी, वो आपका कोई जाती मुलाजिम तो नहीं है, वो कोई आपके डेरे का कोई गनमैन तो नहीं है। सर उसको छोड़ें जो सीसीपीओ गया है वहां पे, जिस तरह वो मिल रहा है, जिस तरह थपकी ले रहा है, ये चीजें उससे भी तो पूछे ना। मकसद है कि ये तो इसीलिए तो उन्हें बुलाया है कि वो आए आके एस्टेब्लिशमेंट ने रिपोर्ट करें। लेकिन मेरा मकसद है कि इन चीजों का खुमियाजा फिर आपको बहुत सालों तक भुगतना पड़ता है, और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इस वक्त तमाम हम सियासी जमातें जो सोच रही हैं कि पंजाब के अंदर इमरान खान के इक़्तिदार को कबूल करने का मकसद है कि ये मुल्क के आधे जो तादाद का सूबा है उसमें नारकी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ी सीरियस एफर्ट करनी चाहिए कि वो जो हुकूमत इनको सुप्रीम कोर्ट से अतिये में मिली है उसको दोबारा किस तरीके से हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एनार्की ये फैला रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे के लिए, पाकिस्तान के वफाक के लिए एक पूरी बगावत का वहाँ पे ये। तो सर पंजाब के अंदर आप तब्दीली हैं सर, आप अदम एतमाद करें, चौधरी शुजात साहब आपके साथ हैं, 7 MPs भी उनके अब आपके साथ हैं, 25 या 26 MPs PTI के आपके साथ हैं, तो आप वहाँ पे अदम एतमाद ले आए सर? हम जो भी ऑप्शंस हैं उनका जायजा लेंगे। लेकिन अगर पंजाब के अंदर देखिए सूबे में अगर आप वफाक के खिलाफ चढ़ाई के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, आप बागियाना रवैयों को वहां पे तरवीज देंगे, तो उसका भी इलाज है आइन के अंदर। मतलब क्या गवर्नर राज के अलावा तो कोई वो भी एक गवर्नर राज लगा देंगे आप? लग सकता है अगर ये बागियाना सरगर्मियां करेंगे, और अगर वहां से काफिले चलते हैं, अगर एक सूबे को आप अगर एक सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पे चढ़ाई करने का मंसूबा करेंगे, जैसे ट्रंप के लोगों ने किया था, आप देखिए वहां पे वो ट्रीजन का मुकदमा बना रहे हैं कि ये बगावत है, ये इतनी बड़ी जो है हमारे हमला था कैपिटल हिल के ऊपर, ये कोई मुल्क इजाजत नहीं देता। अब सवाल ये है कि अगर चढ़ाई की गई, अगर पंजाब से काफिले आए वफाक की तरफ, तो आप पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे? जो भी आइन और कानून के ऑप्शंस हैं उन पे हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लेकिन मुझे बात ऐसा पता चलता है कि ये सब कुछ लंदन में ही हो रहा है, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। देखिए ये वो चीजें हैं कि जिनको आप मीडिया पे बैठ के डिस्क्लोज नहीं करते। इनके लिए एक हिकमत अमली जो है वो अपने मुनासिब वक्त के ऊपर हिकमत अमली है आपके पास? बिल्कुल है। तो और इमरान खान साहब जैसे आएंगे उनको वैसा ही सलूक मिलेगा। और अगर उनकी ये सोच है
कि ही कैन रन ओवर द कैपिटल, आई थिंक ही इज मिस्टेकन। लेकिन सर मसला ये है ना कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, आप पंजाब से हमेशा पुलिस लेते थे, अब अगर पंजाब आपको पुलिस नहीं देता तो आप पुलिस कहां से लेंगे फिर उनको रोकने के लिए? खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस नहीं आ सके, सिंध से कितनी पुलिस ले लेंगे आप, हवाई जहाजों पे कितने यहाँ पे ले आएंगे? कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान कोई में ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे पास इतनी फोर्स है, खुद इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में, फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उसकी भी एक अच्छी खासी तादाद है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो कैपिटल को डिफेंड कर सकते हैं, और इमरान खान जरूरत पड़ी फौज को भी बुला सकते हैं आप। उनकी सारी जो कानूनी ऑप्शंस हैं, रेंजर्स भी उनके पास हैं, वो भी वफाकी इदारा हैं, फौज भी वफाकी इदारा है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस मसले को खान साहब नजर सानी करें। इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाए। अगर जो 14 अरब रुपए आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने जमा किया बस तो अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो कम से कम वो टांक में, डेरा इस्माइल खान में, नौशहरा में, चारसदा में, कालाम में, कोस्तान के अंदर जो लोग अभी लुटे पटे बैठे हैं, हमें तो 14 अरब की कहीं हवा भी नजर नहीं आ रही। तो देखिए उनके अपने पैसे जहां दिल करेगा लगाएंगे। ये आपको क्यों दे दें पैसे? ये वही नहीं, अपने लोगों को दें जहां पे हुकूमत है। जब पुकार चली थी 2010 में, इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई थी, 6 अरब रुपए जमा हुआ, दावा किया गया था 6 अरब रुपए जमा किए गए हैं। मुझे बताइए वो 6 अरब रुपए कहां नजर आए? तो आप जियो से पूछे, जंग ग्रुप से पूछे सर, पैसे तो वो भी ये कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि कहां गए पैसे। तो आप इस पे केस उनका जियो ग्रुप का कंधा इस्तेमाल किया और उसके बाद खान साहब वो 6 अरब रुपए हड़प कर गए। इसी तरह आज आप बताइए कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, शर्मनाक है कि बैरून मुल्क मुकीम लोग, मजदूर, उनको नया पाकिस्तान और फलाना पाकिस्तान, हकीकी आज़ादी, पता नहीं क्या क्या चूरन बेच के उनसे आप पैसे इकट्ठे करते हैं, और यहाँ पे आप खुफिया अकाउंट्स में रखते हैं। आप उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप उनकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और खुद इनके जो हमनवा सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के लीडरों ने तो 5 उंगलियां घी के अंदर प्लॉटें और हाउसिंग सोसाइटियां उस पैसे से ले लेके इन्होंने गुलछर्रे उड़ा दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुद इनके जो हमनवा साफी हैं उन्होंने कहा टीवी के ऊपर। तो जब आप, ये आपका कॉन्डक्ट हो कि आप लोगों के पैसे को इस तरह मिसयूज करें, शौकत खानम का चेहरा दिखा के लोगों से पैसे लें, क्रिकेट मैच कराएं और उसको अपने पार्टी की इश्तिहारी मुहिम में चला दें, तो माफ कीजिए, फिर मेरा ख्याल है जो पैसा इन्हें देता है उसको भी अपना दिमागी मुआयना कराना चाहिए। लेकिन लोग इन पे एतमाद करते हैं तो पैसे देते हैं। सर आप करें टेलीथॉन, आप ऐसे साहब बैठे, वो लोग जो इन्हें पैसे देते हैं ना, वो इनके कल्ट फॉलोअर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का एक स्पेशलाइजेशन है, पिछले 30 साल से जो इन्होंने शौकत खानम के हवाले से एक कैंपेन्स की हैं, दुनिया में कहीं भी किसी पाकिस्तानी की जेब में $100 फालतू पड़े हैं ना, तो खान साहब का हाथ उसकी जेब तक है। तो वो उनको लोग देते हैं पैसे, उनको बस वो गुमराह करते हैं। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि 14 अरब रुपए जो है ना वो लगेंगे नहीं और इमरान खान साहब खा जाएंगे, हड़प कर जाएंगे? अगर आप पुकार का जो तजुर्बा है उसको देखें, अगर आप फॉरेन फंडिंग की तहकीकात को देखें, किस तरीके से क्रिकेट मैच शौकत खानम के नाम पे किया गया और उस पैसे के जरिए इलेक्शन की इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, तो ये इनफ एविडेंस है मुझे ये यकीन दिलाने में कि खान साहब से बड़ा फ्रॉड और इनसे बड़ी, मुझे डाकू कहते थे, मुझे तो आज अदालत से सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन खान साहब को सादिक और अमीन का मिला हुआ सादिक और अमीन का नहीं एक शख्स है पूरे पाकिस्तान, वो अब खत्म हो गया। अदालत ने फॉरेन फंडिंग के बाद डिक्लेयर सादिक अमीन का सर्टिफिकेट फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद विड्रॉ हो गया। सर वो ईसीपी ने फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायमी फैसला आज भी कायम है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि सादिक और अमीन जो है ना, मेरे नजदीक तो बड़ा ब्लास्फेमस है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि दुनिया में एक ही शख्सियत थी जो सादिक थी और अमीन थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सर आपने आइन में लिखा हुआ ना सर, गलत लिखा है। 18वीं तरमीम में आपने ठीक कर लेना, ये किया ना नहीं, ये उस वक्त ओवरसाइट है। लेकिन इन चीजों को, जिनका मकसद सिर्फ ये था कि सियासतदानों पर एक तलवार लटकाई जाए और उनको एक ऐसी चीजों से कि जो मुबहम है, जिनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता, कोई तशरीह नहीं कर सकता, व्हाट इज द बैरोमीटर। लेकिन सर 2008 में अब आप ये तब्दीली हो रही थी, एक तरफ 18वीं तरमीम एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब इसलिए सादिक और अमीन नहीं है कि वो अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह जो ले सकते थे नहीं ली। दूसरी तरफ वो शख्स सादिक और अमीन है जिसने करोड़ों रुपया शौकत खानम के नाम पर इकट्ठा किया
और उससे अपने पार्टी के खाते चलाए और इश्तिहारी मुहिम चलाई और उन अकाउंट्स को खुफिया रखा, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं की, उनको छुपाया, वो सादिक और अमीन है। सुभान लेकिन सर अल्लाह। आपकी बातें टेलीविजन पर ठीक लगती है, लेकिन अदालतों में आप साबित नहीं कर पाते किसी जगह पे भी। इमरान खान के ऊपर आपने इतने केसेस किए, एक केस का भी फैसला नहीं हो सका। आपने शौकत खानम के केसेस भी किए, आपने वो उसमें सारे इल्तिवा में है। सादिक और अमीन के बारे में भी देखिए ना, अब आपके पास हमारे एक कैश है पूरा, वो हमारे पास फंडिंग केस, हमारे पास केस नहीं दायर कर रहा है। हमारे पास अलमिया ये है कि हमारे केसेस की हम समात का कोई गुर नहीं जानते। खान साहब का कमाल यह है कि उनके केसेस फौरी समात के अंदर आ जाते हैं। और आप देखिए कि जो अभी पंजाब में इमरान खान साहब ने एक जुडिशल फैसले के जरिए हुकूमत ली है, उसका हमने रिव्यू किया हुआ है। और पाकिस्तान के हर आइन के तालिब इल्म ने कहा कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसग्रेस किया है, चूंकि उन्होंने आइन को रीराइट किया है। हमने उस पर रिव्यू किया है। आज अगर उस रिव्यू के ऊपर फुल कोर्ट बैठ के फैसला दे, मुझे 200% यकीन है कि वो फैसला जिसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत बनी थी वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आज आपको अदलिया पे बात नहीं करनी चाहिए। आज तो आपको रिलीफ मिला सर पाकिस्तान में। मैं तो अदलिया के खिलाफ बात नहीं कर रहा, उसी अदालत मैं तो अदलिया के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें भी इस शर को जो इमरान खान साहब ने अदालत के खिलाफ फैलाया। आपको मैं एक और मिसाल देता हूं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच या एक बेंच जो है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करें, वो एक फैसला दे और 7 महीने तक एक शख्स उस फैसले के साथ फुटबॉल खेले, उसको रद्दी की टोकरी में फेंके और सुप्रीम कोर्ट उससे ये भी ना पूछे कि आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करे। पंजाब की जो लोकल बॉडीज बहाल की गई, 7 महीने तक उस्मान बुज़दार और इमरान खान ने उस पर अमल नहीं किया। ठीक। अच्छा, मैंने वैसे ब्रेक लेनी है। ऐसा साहब, आपकी पार्टी आज भी ये समझती है कि इमरान खान साहब लड़ लें और आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतनी जान नहीं है कि उनके ऊपर हाथ डाल सके। अगर ये लड़ लें तो किसके लड़ लें और आप कब ताकतवर होंगे? थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसे साहब, ये जो एक तासुर है कि इमरान खान साहब लाडले हैं और आपके अंदर अब इतनी जान नहीं है कि उस लाडले को हाथ लगा सके। नहीं, इमरान खान साहब लाडले नहीं है। इमरान खान साहब की कोई एक सुलेमानी टोपी है और मेरा ख्याल है कि वो सुलेमानी टोपी उन्हें बाज दफा ओझल कर देती है, लेकिन अब वो सुलेमानी टोपी भी मेरा ख्याल है कि अब जल्द उतरने वाली है। चूंकि है कुछ सुलेमानी टोपी वैसे? जी, सुलेमानी टोपी तो है। देखिए ना, तो कहाँ है सर? गवर्नमेंट तो आपकी नहीं, गवर्नमेंट तो हमारी है ना, लेकिन सुलेमानी टोपी का ताल्लुक हुकूमत से तो नहीं होता। ठीक है। ये जो भी कोई है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, जो भी सिलसिला है, अब ये इनार्कियस एटीट्यूड नहीं चल सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूं चौधरी साहब। आप, हमारा एक बॉडी है ना, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, सिस्टम्स थ्योरी पे यकीन रखता हूं। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई रेकलेस एलिमेंट आ जाए ना, उसको निकाल दीजिए, सिस्टम उसे निकाल देता है। आप कोई चीज खा लेंगे जो आपकी बॉडी कबूल नहीं करेगी, क्या करेगी? उसे फ्लश आउट कर देगी, आप वॉमिट कर देंगे, वो अंदर नहीं रह सकती। इमरान खान इज प्रूविंग कि ही इज अ रेकलेस ड्राइवर, ही इज एन एनार्किस्ट, और ये सिस्टम के अंदर, आइन के अंदर रहकर अपनी हदूद में प्ले नहीं कर सकता। ही इज अनप्रेडिक्टेबल। जब कोई शख्स इन खसाइल के साथ किसी निज़ाम में आए तो उसकी दौड़ जो है वो खुद अपने हरकतों से ख़त्म कर रहा होता है। इमरान खान जिस तर्ज सियासत पे जा रहे हैं वो अपनी सियासी कब्र खुद खोद रहे हैं। ठीक है। और मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो इस हथकंडों से चलेगा, जो एनार्की फैलाएगा, जो आइन को पामाल करेगा, जो कौमी इदारों को पामाल करेगा, वो कभी पाकिस्तान के अवाम की तारीफ। वैसे ऐसा साहब, क्योंकि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं पूरी जिंदगी, बल्कि आपका दूसरा तीसरा खानदान है जो सियासत के अंदर है। अब बड़ा सिंपल सवाल है कि आप इमरान खान साहब की जगह कोई और शख्स ने, किसी और शख्स ने ये गलतियां की होती तो क्या वो इस तरह बाहर फिर रहा होता? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम के ऊपर कि कुछ जजिस के खिलाफ किसी ने कहा होता, फौज के खिलाफ किसी ने कहा, आप देखिए ना, मजहबी कार्ड किसी ने खेला होता। जी, तो ये एक, इसीलिए लोग इन्हें फिर लाडला कहते हैं ना। लेकिन अब वो, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि जो आइन और कानून हम पे लगा था, जो आइन और कानून एक आम शहरी पे लगता है, इमरान खान साहब को भी उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। एक शख्स के हाथ में
आप ये उस तरह नहीं दे सकते कि जब वो दिल करे आइन की हजामत कर दे, जब वो दिल करे फौज की हजामत कर दे, जब वो दिल करे अदालत की हजामत कर दे, जब वो दिल करे पार्लियामेंट की हजामत कर दे, इलेक्शन कमीशन की हजामत कर दे। भाई हु आर यू सम सुपर ह्यूमन? नो, यू विल बी हेल्ड। लेकिन जब आप रोक ना रहे हो तो फिर ऐसा तो होगा सर। आएंगे। लेकिन अब ये कहते बाजू का ऐसा महसूस होता है। कहते हैं कि वो ढील होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। तो बाज दफा अल्लाह का भी असूल है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी रस्सी ढीली की जाती है, लेकिन अगर आप बाज नहीं आते तो फिर गिरफ्तार। अच्छा, बाजू का ये भी महसूस होता है कि गवर्नमेंट एक साइड पर बैठ के तमाशा देख रही है, वो ये चाहती है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और ये खुद ही फैसला कर ले एक दूसरे को, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं सारी फाइट को। कोई बात नहीं, देखें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंजॉय कर रहा है। ये रियासत हम सब की है, इस्टेब्लिशमेंट की भी है, सियासतदानों की भी है और अवाम की भी है। और अगर इस रियासत के इदारों को कोई खोखला करता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान नहीं कर रहा, वो हम सब का नुकसान कर रहा है। जो हाइब्रिड वॉर है वो यही होती है कि आप उस मुल्क के अंदर इंतशार इस तरह फैलाते हैं कि अवाम का एतमाद हर इदारे से उठा देते हैं, फिर उस मुल्क के अंदर उस मुआशरे में नारकी होती है और वो इंटरनली इम्प्लोड कर जाता है। तो अच्छा, इमरान खान साहब ये जो फॉरेन फंडिंग इनको आती है ना इतनी, उसका कोई फ्री लंच तो नहीं है ना, फ्री मनी तो नहीं है, उसके पसे पोस्ट कोई एजेंडा होता है और वो एजेंडा सिर्फ एनआरकी है। आप मुझे बताइए, ख्याल है कि बाहर से लोग पैसा पंप कर रहे हैं, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप इसके लिए आप देख लीजिए, आप देखें कि एक शख्स की जो तर्ज सियासत है, आज से नहीं 2014 से इन्होंने चीन के सदर का दौरा सबोटाज किया, इन्होंने सीपैक के मंसूबे को सबोटाज किया। 4 साल ये वजीर आजम रहे, मुल्क के ऊपर इतने बड़े बड़े बहरान आए, इंडिया के साथ हमारी फौजें कौन पैसा देगा बाहर से कौन पैसा देगा? क्योंकि अमेरिका के ये खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ ये दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इंडिया के ये खिलाफ है, मोदी के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की वो आपके सामने। चाइना कहां से पैसे आ रहे हैं? मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने? मोदी ने कश्मीर एनेक्स कर लिया, ये तो खामोश तमाशा ही बने रहे। कोई एक मुल्क का दौरा किया? आप मुझे बताएं कि हर रोज इन्होंने कहा जी हर जुमे को मार्च करेंगे, एक जुमे के बाद वो मार्च भी खत्म हो गई। इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर। जो भी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और लॉबीज हैं, ये जो लॉबीज है ना, ये जरूरी नहीं कि कोई रियासत हो, ये रियासत के अंदर भी लॉबीज होती हैं। आज मिसाल के तौर पे अमेरिका है, अमेरिका कोई एक मोनोलॉग नहीं है या कोई एक चीज नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ लॉबीज हैं। तो इसी तरह लेकिन आप देखें, आप गवर्नमेंट के बहुत ही बाइज्जत, बाख्तियार, बाअसर मिनिस्टर हैं, और आप अगर इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर तो उसको सीरियस लिया जाएगा। इसका मतलब स्टेट इल्जाम लगा रही है कि इमरान खान साहब को बाहर से फंड दिया जा रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबल कर रहा है। बिल्कुल, मैं इस पर यकीन रखता हूं कि इनकी फंडिंग के जरिए एक पाकिस्तान में एनार्किस्ट को परवान चढ़ाया जा रहा है जो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करे और पाकिस्तान के हर इदारे और अवाम के दरमियान जो ताल्लुक है उसको खोखला करे। गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर सर? हम कर रहे हैं बंदोबस्त, बड़ा हम इसका बंदोबस्त कर रहे हैं इस वक्त। कब कर रहे हैं? 5 महीनों में नहीं किया? नहीं हो रहा है ना। अब आपको हर चीज तो आपके सामने नहीं इस वक्त मेरे सामने ना आए, कौम के सामने तो आए ना सर। देखिए, कौम के सामने आएगी। इस वक्त तमाम इनकी जो ट्रांजैक्शंस है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पड़ताल हो रही है, और ऐसे हैरत अंगेज अकाउंट्स पकड़े जा रहे हैं कि जब कौम के सामने आएंगे तो कौम इनकी असलियत देखेगी। लेकिन यानी वो फॉरेन फंडिंग के अलावा भी अकाउंट? जी उसके अलावा भी है, और उसमें पैसे आए हैं? जी और उसमें अरबों रुपए आए, करोड़ों अरबों आए हैं। और ये चीज कहां से आए हैं ये भी तो आपको पता लगेगा ना। ये चीज और वो लॉबीज ने दी है मुख्तलिफ ने। ये आप इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह इमरान खान ने हमारे खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जो अदालतों के अंदर फारिग हो गए, हम अपना काम पूरी तसल्ली के साथ, सबूत के साथ करके फिर वो चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। आप करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। अच्छा, वैसे आर्मी चीफ का इशू है सर, उनकी तैनाती का। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि या आप उनको एक्सटेंशन दे दें और अगले इलेक्शन के बाद आप आर्मी चीफ तैनात कर दें, या फिर वो कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जो है उनको आर्मी चीफ बनाया। तो आप मान क्यों नहीं लेते? इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको ये इख्तियार मिल जाए कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाए। सवाल यह है कि ये इख्तियार वजीर आजम का नहीं, कंसल्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में हर दफा जब आर्मी चीफ का तकर्री हुई है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक नोटिफिकेशन होता है, हो जाता है। और अच्छा, फिर अगरचे ये फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मशवरा करेंगे। आज उनकी तकरीर है और ये हक हम नवाज शरीफ को नहीं दे सकते कि वो आर्मी चीफ की तकर्री के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करे। तो इमरान खान साहब, नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ लगाया था
वो तो आपको इतना पसंद आया कि आपने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। नहीं, उसमें तो आप भी शामिल हैं सर। नहीं आप अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं, मेरी जान, वो इनिशिएट तो हुकूमत ने किया था ना। तो जिस आर्मी चीफ के इंतखाब पे नवाज शरीफ के आप एतराज कर रहे हैं, वो तो आपने तौसीह दी और इतना पसंद आई आपको चुनाव, तो आज आपके पास ये क्या हक है कि आप नवाज शरीफ की कुव्वत फैसला पर उंगली उठाएं? आपका तो कोई हक ही नहीं है। एक इंफॉर्मर्मेशन है जो ऐसे सर्कुलेट कर रही है और पीटीआई को बहुत बिलीव है इस पे कि जो 4 सीनियर या 5 सीनियर 3 जनरल्स हैं, उनके बजाय आप 6ठा या 7वां जनरल को लाना चाह रहे हैं। देखिए, आर्मी चीफ पाकिस्तान का जो है वो एक नहायत हसास सिक्योरिटी का ओहदा है। मैं नहीं समझता कि उस पर हमें मीडिया में डिबेट करनी चाहिए। ठीक है। उसको किसी भी लिहाज से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाना चाहिए। ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है जो सिक्योरिटी के लिए, क्राइसिस में, डिजास्टर में पाकिस्तान की बैकबोन बनता है। और इस इदारे को हर किस्म की कंट्रोवर्सी से हमें दूर रखना चाहिए। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की बदतरीन डिससर्विस कर रहे हैं कि उस इदारे को जिसे कौम मुत्तहिद देखना चाहती है, जिसको कौम देखना चाहती है कि वो हर वक्त अवाम की नजर में मोहतरम रहे, उसको ये बेतौकीर करने पे तुले हुए हैं। और आप फैसला नवंबर में करेंगे इस पे? जी, मुनासिब वक्त पे करेंगे, जब ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है? आप एक दिन मीडिया पे नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे जब तकर्री होगी। और नवंबर से पहले भी हो सकती है ये तकर्री, किसी दिन भी हो सकती है, जब भी होगी मीडिया को रिलीज हो जाएगी। लेकिन इस पे किसी किस्म की स्पेकुलेशन, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी मेरे नजदीक पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बिल्कुल। ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया फसद, आपने गुफ्तगू सुनी। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।